नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा, उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 9 पर हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय आय लेखा। उसमें भी हम अध्याय 25 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय आय और इसका मापन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे लगभग 6 नंबर का एक सवाल अधिकतर आता है, आंकिक प्रश्न आता है, एक न्यूमेरिकल आता है। तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। जहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आता है वहाँ आप हमारे से बात कर सकते हैं। तो एक बार पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो से ही हमने इस पाठ की शुरुआत की है, पाठ 25 की। सबसे पहले हमने देखा था राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। 3 विधियों के बारे में हमने बात की थी। आय विधि थी, एक व्यय विधि थी और एक मूल्य संवर्धन विधि थी, जिसको कि हम उत्पाद विधि भी बोलते हैं। उसका हमने देख लिया था। जो मूल्य संवर्धन विधि थी, मूल्य वृद्धि विधि थी, उसकी हम बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, मूल्य वृद्धि की विधि की हमने बात की थी। ठीक है ना, वैल्यू एडिशन जो मेथड है उसकी बात हमने कर ली थी। तो आज का वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे जो चैनल है और जो हमारे लेक्चर्स हैं उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पिछली बार हमने बात की थी कि राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। मैंने आपको बताया था इन 3 बिंदुओं पर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं और 3 विधियां हैं इसी वजह से। पहली है व्यय विधि, दूसरी है मूल्य वृद्धि या उत्पाद विधि जो कि B पॉइंट पर नापती है, और तीसरी है जो C पॉइंट पर नापती है, वो है आय विधि। इसमें से किसी भी विधि से आप राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो निकल के एक जैसी ही आपको प्राप्त होगी। तो आय विधि आज हम बात करेंगे आय विधि की। आय विधि में क्या होता है, वितरण के स्तर पर, ठीक है ना, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं उस स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पादक साधनों, जितने भी उत्पादक साधन हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो उद्यम हो, उनके द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, तो इसको जो ये विधि होती है इसके कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम उत्पादक इकाइयों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत कर लेते हैं। ये वर्गीकरण मूल्य वृद्धि विधि के समान ही होता है। ठीक है, दूसरे में प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रक में निम्न उत्पादक इकाइयों द्वारा व्यय की गई साधन आय के भुगतान का आकलन आप करें। ठीक है ना, तो जो आय प्राप्त हुई है, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो कि श्रम के बदले में मिलता है, लगान जो भूमि के बदले में मिलता है, ब्याज जो पूंजी के बदले में मिलता है, लाभ जो उद्यम के बदले में मिलता है, और स्वनियोजितों की मिश्रित आय। जो स्वनियोजित होते हैं, जो अपने आप ही काम करते हैं, उनकी आय में बहुत सारा मिश्रण होता है। उनको वो एक जैसा नहीं बता सकते कि ये आय उनकी पारिश्रमिक है या लगान है या ब्याज है या लाभ है। ठीक है ना, मिश्रित आय होती है, इसलिए ये भी इसमें सम्मिलित की जाती है। तो ये इन चीज़ों का, इन आयों के भुगतान का आकलन हम कर लेते हैं। फिर साधन लागत पर जो निवल घरेलू उत्पाद है उसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों के साधन भुगतानों का योग ज्ञात कर लेते हैं। कितना कितना पैसा उन लोगों ने दिया है, जो पैसा वो देते हैं, जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं या फर्म हैं जो भुगतान कर रही हैं, वही जो साधन हैं उनकी आय है। ठीक है ना, वही उनकी आय होती है। तो उन साधन भुगतानों का हम अगर योग ज्ञात कर लेंगे तो हमको एक तरह से उनकी आय पता चल जाएगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय को जोड़कर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन हम ज्ञात कर लेते हैं। इसमें जो लास्ट स्टेप था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मूल्य वृद्धि में था, कि आपको निवल जो घरेलू उत्पाद आपको मिला है उसमें विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय को जोड़ना पड़ता है। तो इसमें आपको ना कहीं मूल्य ह्रास की आवश्यकता है, किसी भी जो पिछले जैसा था ना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, NITs की, उन सब की आवश्यकता इसमें नहीं है। आपको केवल साधन भुगतानों का योग ज्ञात करना है और उसमें जो निवल साधन आय है विदेशों से जो प्राप्त हो रही है उसको जोड़कर आप साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि NNP निकाल लोगे, वही आपकी राष्ट्रीय आय होती है। तो सबसे सरल है एक तरह से।
ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है, तो एक एग्जाम्पल ये मैंने कहीं से उठाया है इंटरनेट से ही। तो इसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं। ठीक है ना, इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय। यहाँ हमको ये काम में नहीं आएगा क्योंकि हमको उपभोग व्यय नहीं निकालना है। ठीक है ना, इसमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी हमको नहीं पड़ेगी। यहाँ हमको किराए की आवश्यकता पड़ेगी, ये एक आय है। वेतन भत्ते भी एक आय है। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सकल घरेलू पूंजी निर्माण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान, ये भी एक प्रकार की इनकम है आदमी की। ठीक है ना, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भुगतान करता है, योगदान देता है नियोक्ता, जो एम्प्लॉयर, वो भी एक तरह से आपकी आय में ही सम्मिलित होता है। रॉयल्टी भी एक आय होती है एक प्रकार की। विदेशों को निवल कारक भुगतान, ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी, सबसे लास्ट स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है ना, इसमें हमने विदेशों को किया है, विदेशों को पैसा गया है, इसका मतलब ये चीज़ क्या में होगी, निगेटिव होगी ये। अगर विदेशों से मिल रहा होता है तो ये पॉजिटिव होती। ब्याज आपको पूंजी के बदले मिलता है, ये भी एक प्रकार की आय है, इसको भी हम लेंगे। फिर अचल पूंजी का उपयोग, इसको हम नहीं लेंगे। लाभ को हम लेंगे, क्यों? क्योंकि लाभ किसको मिलता है, उद्यमी को मिलता है, ये भी एक प्रकार की आय है। ठीक है ना, एक प्रकार की आय है या फिर एक प्रकार का साधन भुगतान है जो कि उत्पादक द्वारा किया जाता है। ठीक है, निवल निर्यात की इसमें हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टॉक में परिवर्तन की भी हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हमको किराए की आवश्यकता पड़ेगी, वेतन भत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, नियोक्ता द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा का योगदान है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, रॉयल्टी की आवश्यकता पड़ेगी, ब्याज की आवश्यकता पड़ेगी और लाभ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी आय हैं, ये और ये। तो इन सारी आय को हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये हो गया 800, ये हो गया कितना 5 2 7, ये 80, ये हुआ 150। इन तीनों को अगर जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 880, 980 और 150। 880 और 150 1030। तो 1030 क्या आ गया, 1030 तो कुल आय आ गई। ठीक है ना, इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको निकाल देना है जो विदेशों से को निवल कारक भुगतान है, जो मैंने आपको कहा था ना निगेटिव होगा ये 30 में से आप घटा देंगे तो 1000 आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो इसको बिल्कुल अगर आप उसको एग्जाम में लिखोगे कैसे, वो इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आय विधि में जो विभिन्न कारक आए हैं, ये जो ब्लू में दिख रही हैं आपको, जो नीले में दिख रही हैं, ठीक है ना, वो मैंने यहीं लिख दी हैं। यहाँ कार्मिकों को भुगतान में आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये 655 आपको दिखाई देगा। इसके अंदर 2 चीज़ें सम्मिलित हैं, एक तो वेतन तथा भत्ते सम्मिलित हैं और साथ में जो नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा का योगदान किया गया है 55 रुपये का, वो भी इसमें सम्मिलित है। टोटल 655। जब इस सबको आप जोड़ लोगे तो आपका बनेगा 1030, तो वो की हो जाएगा कुल घरेलू आय। ठीक है ना, या जिसको आप क्या बोलते हो GNP/FC बोलते हो। ठीक है ना, ये मिल जाएगा। तो इसमें से आप जो विदेशों से निवल कारक आए हैं उसको इसके अंदर जोड़ देंगे, लेकिन जोड़नी है तो जोड़ने का मतलब ये नहीं कि प्लस ही हो जाएगी सीधे सीधे। वो अगर निवल विदेशों को भुगतान किया है तो वो माइनस में है, तो आप उसको माइनस में जोड़ोगे। ठीक है ना, तो माइनस में जोड़ोगे तो एक तरह से घटाओगे। तो 1030 में से जब आप 30 घटाओगे तो 1000 आपको मिलेगा। तो जो राष्ट्रीय आय है जिसको NNP/FC आप बोलते हो, वो मिल जाएगा आपको 1000। ठीक है ना, तो ये जो सवाल है CBSE में कहीं आया हुआ था, CBSE बोर्ड में आया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सवाल दिखा दिया है। अब बात आती है कि जब हम आय विधि का उपयोग करते हैं तो हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है उसका आकलन करने में सभी नकद व वस्तुओं के रूप में दिए जाने वाले हित लाभों को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने इस एग्जांपल में भी देखा था कि जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता द्वारा उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भुगतान किया गया था, ठीक है ना, याद होगा आपको 55 रुपये का जो भुगतान किया था, वो मैंने आपको कहा था कि उस 600 में आप जोड़ दो, तो कुल मिला के कितना भुगतान हो गया था 655। तो जितने भी प्रकार के नकद भुगतान, नकद और वस्तुओं के रूप में दिए जाने वाले जो हित लाभ हैं, जो भी बेनिफिट्स दे रहा है नियोक्ता, वो सबको शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है ना, फिर ब्याज की आकलन में केवल उत्पादन हेतु ऋणों पर ब्याज को जोड़ना होगा। जब आप ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज जो होता है वो केवल जो उत्पादन के लिए आपने ऋण लिए रखे हैं उस पर जो ब्याज है उसको ही जोड़ना होगा। उपभोग ऋणों का ब्याज हस्तांतरण आय होने के नाते राष्ट्रीय आय का अंग
नहीं माना जाएगा। तो जो उपभोग ऋण हैं, आपने ऐसे ऋण लिए हैं जो कि उपभोग करने वाली वस्तुओं के लिए लिए हैं, तो वो क्योंकि एक प्रकार से ट्रांसफरेबल इनकम है, ट्रांसफ़र इनकम है, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय का अंग नहीं माना जाता है। ये सावधानी आपको 2 रखनी है। फिर उपहार, दान, धर्मार्थ, कर, जुर्माने और लॉटरी के इनाम आदि साधन आय नहीं होते हैं। इस प्रकार की आय साधन आय नहीं मानी जाती है। ये केवल एक ट्रांसफ़र इनकम है, इसमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इन्हें भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय चालू वर्ष की उत्पादित आय नहीं है, इसे भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था। पिछली बार भी जो एक सावधानी थी मूल्य वृद्धि वाले विधि में, वही सावधानी इसमें भी है। ठीक है? तो इस प्रकार से इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने केवल आय विधि के बारे में बात की है। आय विधि के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको मिलेंगे किताबों में भी। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप फ्री हैं, आप हमारे को इस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल इंटरेस्टिंग मिलता है आप मुझे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। ठीक है ना? तो अंत में एक बार फिर अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।